नमस्कार साथियों, मैं ऋषि प्रताप बुंदेला आप सबका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल डिजिटल ऋषि पर। इस वीडियो में मैं 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करने वाला हूं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। साथियों, आप सभी हर एक क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, फिर देखें कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। ये बिना किसी देरी के क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल ऋषि यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन रेगुलर वीडियो अपडेट के लिए। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है समरूप जुड़वां, आइडेंटिकल ट्विंस। इस क्वेश्चन में ट्विंस की बात की गई है, जुड़वां की बात की गई है। तो ट्विंस दो टाइप के होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस, समरूप जुड़वां और असमरूप जुड़वां। जो समरूप जुड़वां होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस, वो गर्भाशय में एक ही अंडे से निषेचित होते हैं, जबकि जो फ्रेटर्नल ट्विंस हैं, असमरूप जुड़वां हैं, उनमें गर्भाशय में दो अलग अलग अंडाशय होते हैं, उनसे वो निषेचित होते हैं। तो जो समरूप जुड़वां होते हैं उनकी आनुवंशिक संरचना एक सी होती है, और जो बच्चे होते हैं वो या तो लड़की होंगी दो या लड़के होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक लड़की होगी एक लड़का होगा। असमरूप जुड़वां में वो आनुवंशिक संरचना समान नहीं होती, और एक लड़का होगा या एक लड़की हो सकती है, या फिर दोनों लड़के हो सकते हैं या दोनों लड़की हो सकती है। तो इस टाइप से होता है। तो अब ऑप्शन में चलते हैं। दो अंडाशय से विकसित होते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। अगला है कोई भी समरूप आनुवंशिकता नहीं होती, ये भी गलत है। में समान आनुवंशिकता होती है, यही ऑप्शन सही होगा। आमतौर पर एक दूसरे से कोई समानता नहीं होती, ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निर्णय एक व्यवस्थित विश्लेषण और मूल्यांकन के माध्यम से होना चाहिए, इसे खालिस्तान रूप में जाना जाता है। गहन चिंतन, अंतर्दृष्टिपूर्ण चिंतन, भावनात्मक चिंतन या अपसारी चिंतन। तो यहाँ पर अंतर्दृष्टि चिंतन तो होगा नहीं, क्योंकि वो सब चीज़ों को इकट्ठा करके नहीं सोच रहा है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। अगला भावात्मक चिंतन, ये बिल्कुल नहीं होगा। अपसारी थिंकिंग, अपसारी थिंकिंग में क्या होता है कि व्यक्ति चारों तरफ मतलब हर टाइप से सोचता है चीज़ों को, तो इसमें ये भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा गहन चिंतन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक हाई स्कूल के छात्र की औसत ध्यान अवधि कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 32 से 40 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 25 से 30 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 10 से 12 मिनट, और चौथा ऑप्शन है 15 से 20 मिनट। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 10 से 12 मिनट ही उनकी औसत ध्यान अवधि होती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। व्यवहार को पुनर्बलित करने का सबसे अच्छा समय कब है? पहला ऑप्शन है व्यवहार होने से बहुत समय पहले। आप पहले पुनर्बलित नहीं करते, तो यहाँ पर यह आंसर हो जाएगा गलत। व्यवहार होने से लंबे समय बाद, अब लंबे समय बाद आप पुनर्बलित कर रहे हैं, ये भी गलत होगा। व्यवहार होने से कुछ समय बाद, जैसे ही व्यवहार उसने कुछ अच्छा काम किया तो उससे आपने कुछ समय बाद आपने एक पुरस्कार दे दिया, तो अगली बार वो उस काम को करेगा ना, तो वो बड़े ध्यान से करेगा और एक्साइटमेंट में करेगा, तो वो काम और अच्छा होगा। तो यहाँ पर यही आंसर सही होगा। व्यवहार होने से कुछ समय पहले पहले पुनर्बलित नहीं किया जाता। अब स्किनर की थ्योरी के वीडियो देखें, थ्योरी के लगातार मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप उनको भी देखा करें। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विकास के दौरान अधिगम के लिए एक प्रमुख शर्त है। पहला ऑप्शन है परिपक्वता, मैचुरेशन, प्रोत्साहन, निर्देशन या वित्तीय सहायता। तो डेवलपमेंट में अधिगम के लिए प्रमुख शर्त क्या है? तो प्रमुख शर्त यही है कि बच्चा मैच्योर हो। बच्चे ने अभी पढ़ना शुरू किया है, अभी पहली या प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ रहा है, आप उसे कक्षा 6वीं का मैथ या 8वीं का मैथ नहीं पढ़ा सकते। अभी वो इतना मैच्योर नहीं हुआ है, अभी वो कॉन्क्रीट यानी मूर्त चीज़ों पर ही काम कर रहा है, आप उसे अमूर्त चीज़ें नहीं पढ़ा सकते। तो विकास के लिए, अधिगम के लिए आपको ये ज़रूरी है कि बच्चा मैच्योर हो जाए। जब तक उसकी मैच्योरिटी बढ़ेगी तब जाके वो चीज़ें उस टाइप से समझ पाएगा।
तो यहाँ पर परिपक्वता जरूरी है, एक प्रमुख शर्त है अधिगम के लिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माता पिता की अत्यधिक सुरक्षात्मकता बच्चे को फिल इन द ब्लैंक की ओर ले जाती है। पहला है आत्मविश्वास, दूसरा है निर्भरता, तीसरा है अहंकार शक्ति, चौथा है आकांक्षा के स्तर। ऑप्शन पिक कीजिए आप लोग। तो यहाँ कर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आंसर होगा निर्भरता। उसके माता पिता बहुत उसे अत्यधिक सुरक्षा से रखते हैं, तो वो अब ऐसा समझने लगेगा कि वो कुछ कर ही नहीं सकता, वो अपने माता पिता पर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोजेक्ट विधि की विशेषता है? पहली है एक स्वैच्छिक व्यवसाय है, दूसरा ऑप्शन अपनी प्राकृतिक सेटिंग में की जाती है, तीसरा ऑप्शन समस्यात्मक कार्य, चौथा ऑप्शन छात्र के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी होता है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट मेथड की अगर हम बात करें तो ये प्रोजेक्ट मेथड W.H. किलपैट्रिक द्वारा बनाई गई थी। ये एक ऐसा विधि है जिसमें बच्चे को एक कार्य दे दिया जाता है, उनका एक ग्रुप बनाया जाता है, उनको कार्य दिया जाता है जिससे बच्चे सीखें और समाज को भी लाभ हो। तो बच्चे ग्रुप बनाकर एक साथ काम करते हैं, जो उन्हें टास्क दिया जाता है, फिर वो उससे प्रैक्टिकली नॉलेज सीखते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, ग्रुप में काम करना सीखते हैं, टीम में लीड करना सीखते हैं। ये सब भावनाएं उनमें पैदा होती हैं। तो बच्चे का यहाँ पर सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एरिक एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास के दूसरा चरण कौन सा है? पहला ऑप्शन पहल बनाम अपराध, दूसरा ऑप्शन स्वतंत्रता बनाम शर्म और संदेह, तीसरा ऑप्शन परिश्रम बनाम हानिता, चौथा ऑप्शन उदारता बनाम ठहराव। तो यहाँ पर जो एरिक एरिक्सन ने 8 जो अपने स्टेजेस दिए थे, उनमें सेकंड स्टेज होता है स्वतंत्रता बनाम शर्म और संदेह। इस स्टेज में क्या होता है, माता पिता अपने बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं। अगर बच्चा अच्छे से टॉयलेट ट्रेनिंग कर पाए तो वो उसमें स्वतंत्रता की भावना पैदा होती है, अगर बच्चे से नहीं कर पाता तो शर्म होता है और संदेह पैदा होता है। तो ये थी सेकंड स्टेज एरिक एरिक्सन की। तो यहाँ पर आंसर होगा सेकंड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास के किस चरण में बच्चा विभिन्न इंडोर और आउटडोर गेम खेलने के लिए आवश्यक मोटर और शारीरिक कौशल सीखता है? पहला ऑप्शन है पश्चात बाल्यावस्था, शैशवावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पश्च बाल्य अवस्था। इस अवस्था में लेटर चाइल्डहुड में बच्चा गेम खेलने लगता है, अपने साथियों के साथ ग्रुप बनाता है, उनके साथ गेम खेलता है, स्कूल जाता है। ये सब चीज़ें होती हैं लेटर चाइल्डहुड में, 6 से 12 वर्ष की आयु में। तो यहाँ पर आंसर होगा फर्स्ट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिछले कुछ दशकों में बुद्धिमत्ता IQ में दीर्घकालिक वृद्धि को निरूपित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है फिलन प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है पीढ़ी अंतराल, तीसरा ऑप्शन है IQ प्रभाव, चौथा ऑप्शन है वेच स्लेर प्रभाव। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फिलन प्रभाव। यहाँ पर एक वैज्ञानिक थे जेम्स फिलन, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था फिलन प्रभाव। तो उन्होंने बताया था कि जो आने वाली जनरेशन है वो पिछली वाली जनरेशन से इंटेलिजेंट होती है, बुद्धिमान होती है, स्मार्ट होती है। जैसे जैसे उनके पास चीज़ें आती हैं, डिजिटल की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आते हैं, तो उनकी बुद्धिमत्ता बढ़ जाती है। और जो औसत बुद्धि है वो उसका जो है ना धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगती है, 10 पॉइंट तक इम्प्रूव हो जाती है। तो इसी को उन्होंने फिलन प्रभाव कहा, जिससे IQ का जो स्कोर है, एवरेज स्कोर है, वो खिसकने लगता है।
तो यहाँ पर यही, इसीलिए यहाँ पर आंसर होगा फर्स्ट, फिलन प्रभाव। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा अधिग्रहण में स्फुरत अनुकूलन की भूमिका पर कौन सा सिद्धांत केंद्रित है? तो यहाँ पर जो स्फुरत अनुकूलन की बात की गई है से एक्चुअली क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं। जो बीएफ स्किनर का सिद्धांत था, मैंने थ्योरी में उसको अच्छे से डिस्कस किया है। थ्योरी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके थ्योरी को देख सकते हैं। तो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत था बीएफ स्किनर, वो व्यवहारवादी सिद्धांत था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च स्थानिक बुद्धि वाले बच्चे के लिए कौन सा व्यवसाय आदर्श होगा? पहला ऑप्शन है वास्तुकला, दूसरा ऑप्शन है संगीत रचना, तीसरा ऑप्शन है राजनीति और चौथा ऑप्शन है लिखना। तो यहाँ पर स्थानिक, स्पेशियल की बात हो गई है, जिसमें जिस व्यक्ति में स्पेस के प्रति बहुत अच्छा सूझ होगी, उसमें स्पेशियल बुद्धि होगी कि वो जगह को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगा, तो वो कौन सा व्यवसाय कर लेगा? तो वो वास्तुकला अच्छे से कर लेगा। तो यहाँ पर आंसर होगा फर्स्ट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुचि के साथ साथ खाली स्थान एक कार्य में वांछित सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है अभिवृत्ति, दूसरा ऑप्शन है कठोर परिश्रम, तीसरा ऑप्शन है योग्यता और चौथा ऑप्शन है बुद्धि। तो ऑप्शन पिक कीजिए आप लोग। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, रुचि के साथ क्या जरूरी है सफलता के लिए? योग्यता, आपकी योग्यता और रुचि दोनों होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 14th, मनोविश्लेषण के जनक कौन है? पहला ऑप्शन है कार्ल युंग, दूसरा ऑप्शन है एरिक एरिक्सन, तीसरा ऑप्शन है जॉक लॉक, चौथा ऑप्शन है सिगमंड फ्रॉइड। मनोविश्लेषण या साइको एनालिटिकल के फादर कौन है, जनक कौन है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड है मनोविश्लेषणवाद के जनक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किस प्रकार के सिद्धांत विकास में अनुभव और आनुवंशिक दोनों के योगदान को स्वीकार करते हैं? तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा गया है कि कौन से सिद्धांतवादी मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि अनुभव और आनुवंशिक दोनों का योगदान है विकास में। तो ऑप्शन देख लेते हैं। अंतःक्रियावादी सिद्धांत, इस सिद्धांत के जो मनोवैज्ञानिक थे वो मानते थे कि व्यक्ति इंटरेक्शन के द्वारा लोगों से बातचीत करके अनुभव आते हैं, उनमें नए नए, उस हिसाब से सीखता है और उसके साथ आनुवंशिक दोनों का महत्व होता है। तो इसमें जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। बाकी प्रकृतिवादी सिद्धांत के जो मनोवैज्ञानिक वो मानते थे कि आनुवंशिक का ज़्यादा महत्व है, ज़्यादा योगदान है। नियतिवादी सिद्धांत वाले मानते थे कि जो पूर्व अनुभव होते हैं वो विकास के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और जो पालन पोषण सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक थे वो मानते थे कि वातावरण का ज़्यादा विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंतःक्रियावादी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, खाली स्थान की आयु से बच्चे दिन और रात में अंतर करना सीखते हैं। ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। 6 महीने, दूसरा ऑप्शन 3 महीने, तीसरा ऑप्शन 1 वर्ष और चौथा ऑप्शन 9 महीने। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 3 महीने। 3 महीने के बच्चे दिन और रात में अंतर करना सीख जाते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्बर्ट बंडूरा व्यक्तित्व के किस परिप्रेक्ष्य के प्रस्तावक थे? पहला ऑप्शन मानववादी, दूसरा ऑप्शन व्यवहारवादी, तीसरा ऑप्शन मनोविश्लेषणात्मक और चौथा ऑप्शन सामाजिक संज्ञानात्मक। तो जो बंडूरा थे, एल्बर्ट बंडूरा, वो पहले व्यवहारवादी माने जाते थे। उनकी सोशल लर्निंग थ्योरी व्यवहारवाद से संबंधित थी। लेकिन व्यवहारवादी मानते थे कि सीखने के लिए एक उद्दीपक का होना बहुत ज़रूरी है। जब कोई उद्दीपक सामने होगा तब व्यक्ति सीखेगा। जब उस पर आदत डाली जाएगी, उसे पुनर्बलित या दंडित किया जाएगा, तब ही सीखता है। लेकिन
जो अल्बर्ट बंडूरा थे वो यह भी मानते थे कि बच्चे को अगर कोई लगन होगी, उसकी रुचि होगी, तो वो सीख लेता है चीज़ों को, वो सामाजिक इंटरेक्शन से लोगों को देख के सीख लेता है चीज़ों को। इनका सिद्धांत पहले व्यवहारवाद में था, लेकिन बाद में इसको सामाजिक संज्ञान वाले सिद्धांत के रूप में जाने लगा। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक सिद्धांत के बीच कौन एक ब्रिज का काम करता है? तो ये ब्रिज का काम इनका ही सिद्धांत करता है, बंडूरा का सिद्धांत। सोशल लर्निंग थ्योरी या सोशल कॉग्निटिव थ्योरी भी इसे अब कहने लगे हैं। पहले ये लर्निंग थ्योरी थी, व्यवहारवाद से संबंधित थी, अब इसे सोशल कॉग्निटिव थ्योरी या सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजनबियों का भय जो बच्चे विकसित करते हैं खाली स्थान के कारण होता है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि कोई मेहमान आया और एक बच्चा था, तो उसके पापा ने उसको डांट दिया। जैसे ही मेहमान आया, मेहमान के सामने ही डांट दिया। अगली बार फिर कोई दूसरा मेहमान आया, तो फिर उसके पापा ने उस बच्चे को फिर से डांट दिया। फिर से कोई मेहमान आया, तो फिर उसके फादर ने फिर से डांट दिया। तो इस टाइप से अगली बार जब मेहमान आएगा ना, तो बच्चा अपने आप डर जाएगा कि अब डांट पड़ने वाली है। और ऐसे ही हमने एक प्रयोग देखा था, जब पेवलव ने एक कुत्ते की पहले घंटी बजाई थी, फिर खाना दिया था, घंटी बजाई थी, खाना दिया था, तो अब घंटी बजाने पर उसकी लार आने लगी थी। तो इसी से रिलेटेड करके इसको रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा थर्ड, और इसी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के बीच विविधता का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका खालिस्तान विधि है। देख लेते पहला ऑप्शन, आत्मनिरीक्षण। नहीं, बिल्कुल नहीं। आत्मनिरीक्षण, खुद का निरीक्षण व्यक्ति खुद ही कर सकता है। अगला प्रयोगात्मक, ये भी नहीं। तीसरा ऑप्शन अवलोकन, ये हो सकता है। केस स्टडी, केस स्टडी में क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, उसका जीवंत पर्यंत उसका अध्ययन किया जाता है कि वो क्या करता है, कैसे करता है। तो इसमें लॉन्ग टाइम तक अध्ययन होता है। तो ये नहीं होगा आंसर। आंसर होगा अवलोकन। अब लोगों को, जो विद्यार्थी हैं, उनको देख के उनका अवलोकन करेंगे कि कैसे क्या वो कर रहे हैं, कैसी उनकी क्रिया विधि है, और उस हिसाब से आप उनकी विविधता को देखेंगे। तो यहाँ पर आंसर होगा थर्ड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक बच्चा केवल तभी खड़ा होता है जब शिक्षक कमरे में प्रवेश करता है, ना कि जब कोई छात्र या कोई अन्य वयस्क प्रवेश करता है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस व्यवहार की व्याख्या करता है? बच्चा कब खड़ा हो रहा है? जब केवल शिक्षक आ रहा है तब खड़ा हो रहा है। तो ये विभेदीकरण है, उद्दीपक, स्टिमुलस का विभेदीकरण होगा, क्योंकि वह शिक्षक को पहचान रहा है कि ये शिक्षक है, इनके सामने खड़े होना है, बाकी किसी के सामने नहीं होना है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षा शास्त्र का अध्ययन है। शिक्षा शास्त्र का अध्ययन क्या कहलाता है, इसके बारे में पता करते। अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण विधि, छात्रों को गाइड करना। शिक्षा शास्त्र में बताती है, वो हमें बताती है अधिगम की प्रक्रिया, कि हम कैसे लर्निंग की प्रोसेस करें, क्या क्या काम करना चाहिए लर्निंग के लिए। तो ये बताता है पेडागोजी या शिक्षा शास्त्र। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कौन तर्क देता है कि किसी मध्यस्थ अधिक सुविज्ञ अधिगम में महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर जो मध्यस्थ अधिक सुबद, MKO की बात की गई है, मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक सुविज्ञ अधिगम। तो ये MKO की बात करते हैं वाइगोत्स्की की थ्योरी भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, MKO के बारे में बता चुका हूँ। जो व्यक्ति हमसे अधिक जानता है वो हमारे जो ज्ञान है उसको स्कैफोल्डिंग देगा, हेल्प करेगा, टेम्पररी हेल्प देगा, जिससे हम आगे बढ़ पाएंगे। बच्चों के बारे में ये उन्होंने, जो वाइगोत्स्की थे, वो बताते थे कि कोई टीचर है या उसका क्लासमेट है, वो उसकी थोड़ी हेल्प करेगा तो बच्चा और अच्छे से विकसित होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ, वाइगोत्स्की। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किशोर अवस्था का अर्थ है। पहला ऑप्शन है काम करना, दूसरा ऑप्शन है बढ़ना, तीसरा ऑप्शन है खेलना, और चौथा ऑप्शन है अध्ययन करना। जो किशोर अवस्था से पहले की अवस्था थी, 6 से 11 की अवस्था,
पश्चात बाल्यावस्था, उसमें बच्चे की गति, जो शारीरिक गति थी, बहुत कम हो गई थी, वो उसका शारीरिक विकास बहुत कम हो गया था। लेकिन जैसे ही वो किशोर अवस्था में आता है, अचानक से उसका शरीर बहुत तेज बढ़ने लगता है, उसकी हाइट बड़ी हो जाती है। जब वो आप देखते होंगे कि कक्षा 10 से 12 के बच्चे अचानक बहुत तेज लंबे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, उनकी आवाज़ बदल जाती है। तो यहाँ पर जो उनका जो विकास होता है बहुत तेज होता है, उनका शारीरिक विकास बहुत तेज होता है। सबसे तेज कहाँ होता है? जब वो जन्म लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर बहुत तेज होता है, बढ़ने लगता है। तो इसको बढ़ना कहते हैं किशोरावस्था को। तो यहाँ पर आंसर होगा सेकंड। इस अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों के संबंध में असत्य है? पहला ऑप्शन, विकास परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही। विकास विशिष्टता से सामान्यता की ओर बढ़ता है, यही आंसर गलत है। विकास सरलता से जटिलता की ओर बढ़ता है, ये सही है। विकास ऊंचे से नीचे की ओर बढ़ता है। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका सिर बहुत जल्दी बढ़ जाता है, और जो पैर होते हैं वो छोटे कमज़ोर ही रह जाते हैं। तो ये भी आंसर सही होगा। तो जो विकास होते हैं वो जर्नल से स्पेसिफिक तक होता है, स्पेसिफिक से जर्नल तक नहीं होता है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन होगा वो सही होगा, हमारा आंसर होगा, लेकिन वो गलत है, जो असत्य ही यहाँ पर पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जॉन डेवी के अनुसार बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने के लिए विद्यालय में खाली स्थान का अनुभव कराया जाना चाहिए। तो जो जॉन डेवी थे उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि बच्चे करके सीखते हैं, बच्चे रचना करते हैं, और उनको फुल एक्सप्लोर करना चाहिए चीज़ों को, उनकी रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो उस हिसाब से आप उनकी जो थॉट्स हैं उस हिसाब से आप आंसर लगा सकते हैं। इस हिसाब से ही आप सीखें चीज़ों को, तब मज़ा आएगा। ऐसे आप रट के चले जाएंगे तो कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन अलग बन जाएगा, तो फिर आप आंसर गलत कराएंगे। तो आप उनके जो थॉट्स हैं उनको समझिए, फिर आप आंसर कीजिए, तो आपका आंसर सही होगा। तो यहाँ पर फ्रीडम की बात वो करते हैं कि बच्चे को खेलने दिया जाए, एक्सप्लोर करने दिया जाए। तो यहाँ पर नियम बिल्कुल नहीं होगा, अनुशासन की बात नहीं करेंगे, प्रायोगिक ज़रूरत की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात करेंगे। वो बोलेंगे कि बच्चे को मौका देना चाहिए कि वो एक्सप्लोर करे, वो पूछे, बताए, लोगों से अपनी बात बता सके, टीचर को, टीचर भी उसको बता सकें। तो डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा। तो अब यहाँ से उनकी जो थॉट्स हैं उसके द्वारा आप आंसर लगा सकते हैं। तो ऐसे पढ़ाई कीजिए तो अच्छा रहेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस सिद्धांत का उपयोग किया जा रहा होता है जब पर्यावरण से किसी नकारात्मक उद्दीपक को हटाया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई व्यवहार बना रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पर नकारात्मक उद्दीपक को हटाया जा रहा है। तो अगर आपने मेरी थ्योरी की वीडियो अगर फॉलो कर रहे हैं तो मैंने उद्दीपक, नकारात्मक उद्दीपक और दंड में अंतर बताया था। दंड वो होता है कि आप जो कोई उसमें आदत है उसको आप बंद करवाना चाहते हैं तो आप दंड देते हैं। और नकारात्मक उद्दीपक क्या होता है? नकारात्मक उद्दीपक या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। तो जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है कि उससे हम दूर भागते हैं चीज़ों से। अगर हम, जैसे हमें ठंड लगती है, ठंड को हम दूर भगाने के लिए क्या करते हैं? रजाई ओढ़ते हैं, कंबल ओढ़ते हैं। जैसे अगर कोई आप पढ़ने में आपको दिक्कत हो रही है ठंड के कारण, तो आप उससे दूर भागना चाहेंगे, आप ठंडी से भागना चाहेंगे दूर। तो ये नकारात्मक पुनर्बलन होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा 4th। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बुद्धि के विकास के संबंध में जुड़वा अध्ययनों के परिणाम इंगीकृत करते हैं। पहला ऑप्शन है आनुवांशिक और वातावरण दोनों कारक महत्वपूर्ण, ना तो आनुवांशिक और ना ही वातावरणीय कारक महत्वपूर्ण। आनुवांशिक कारकों की तुलना में वातावरणीय कारक अधिक महत्वपूर्ण, वातावरणीय कारकों की तुलना में आनुवांशिक कारक अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है
कि यहाँ पर जो जुड़वा बच्चे, जो पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस, उन पर अध्ययन किए गए। क्या किया गया कि एक बच्चे को अपने माँ बाप के पास रखा गया और दूसरे बच्चे को दूसरे कहीं और छोड़ा गया, और फिर ध्यान दिया गया कि दो अलग अलग वातावरणों में उनमें अंतर आता है या नहीं। तो थोड़ा ही सा अंतर वहाँ पर आया, लेकिन ये अंतर बहुत कम था। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, आनुवांशिक और वातावरण दोनों कारक महत्वपूर्ण हैं। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि सिर्फ वातावरण ही महत्वपूर्ण है, आनुवांशिक नहीं है, या आनुवांशिक महत्वपूर्ण है वातावरण नहीं है। ये किसकी बात कर रहे हैं? जुड़वा के अध्ययनों पर की बात कर रहे हैं, तो उन पर दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा फर्स्ट सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बच्चे आमतौर पर डर से संबंधित भावनाओं को महसूस करते हैं जब उनमें निम्न होता है बाइपोलर डिसऑर्डर, ADHD, ऑटिज्म, चिंता डिसऑर्डर। तो यहाँ पर आंसर होगा फोर्थ। बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है, कभी खुशी लगती है, कभी वो व्यक्ति गम में हो जाता है। ADHD में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। और ऑटिज्म में क्या होता है, बिल्कुल सोशल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा चिंता, एंजाइटी। अगर चिंता होगी तो वो डर की भावना उसमें पैदा होती रहती है। तो यहाँ पर आंसर होगा फोर्थ। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 29, कौन मानता था कि शिक्षकों द्वारा छात्रों को शोध और रचना में प्रवीण करने के लिए उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति उभारना चाहिए? पहला ऑप्शन जीन पियाजे, दूसरा ऑप्शन जीन लावे, तीसरा ऑप्शन जॉन फेरेल और चौथा ऑप्शन जॉन डुई। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा जॉन डुई। उनका मानना था कि छात्रों को प्राकृतिक प्रवृत्ति को उभारना चाहिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सामग्री को आसान बनाने के लिए प्रस्तुत करने के लिए नियमों को कहा जाता है? पहला ऑप्शन शिक्षण की विधि, दूसरा ऑप्शन शिक्षण रणनीति, तीसरा ऑप्शन शिक्षण के सूत्र, या चौथा ऑप्शन शिक्षण की तकनीक। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, शिक्षण के सूत्र। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको? अपनी प्रतिक्रिया एवं सुझाव कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नए साथी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।